नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ साइमा। कभी देश में नॉर्थ साउथ की बात तो कभी हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र स्टेट करार दिया जाता है। यानी कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल का बांटो और राज करो एजेंडा चालू है। अब कपिल सिब्बल एक बार फिर चर्चाओं में। कपिल सिब्बल खुद को वरिष्ठ वकील बताते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी कम है कि वो कुछ भी बयान देते हैं। अब कपिल सिब्बल के बयान पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और बवाल भी। क्या है पूरा मामला, हमारे खास शो में आपको बताते हैं। कपिल सिब्बल के बयान पर बवाल, असम को बताया म्यांमार का हिस्सा। सिब्बल के बयान पर भड़के हेमंता, विपक्षी पार्टियों ने बनाया नया एजेंडा। कपिल सिब्बल ने अपने बयान से बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सिब्बल ने असम को म्यांमार का हिस्सा बता दिया। कांग्रेस में 3 दशक गुजारने वाले कपिल सिब्बल कांग्रेस की बांटो और राज करो नीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी में भाव नहीं मिलने पर हालांकि उन्होंने खुद को कांग्रेस से अलग होने की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके कृत्य साफ बताते हैं कि वो कांग्रेस और इंडी अलायंस के देश विरोधी नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। कभी कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करना, कभी कश्मीर में 370 खत्म करने के विरोध में खड़े होना, कभी राम मंदिर मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी करना, कभी 3 तलाक पर सरकार के खिलाफ पैरवी करना, कभी कर्नाटक के हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करना, कभी सीएए एनआरसी मामले में सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उतरना और देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ही खिलाफ खड़े होना। कपिल सिब्बल को समझने के लिए उनकी तरफ से लड़े गए केसों को भी कुछ जानना पड़ेगा। सिब्बल देश के जाने माने वकील तो हैं, सब जानते हैं, और हर सुनवाई के लिए लाखों रुपए भी लेते हैं। सवाल ये उठता है कि देश विरोधी बातें करने और सरकार के हर फैसले का विरोध करने के लिए आखिर इतना पैसा उनको देता कौन है? पूर्वोत्तर को भारत से अलग दिखाना लेफ्ट लिबरल साजिश का हिस्सा। दरअसल कपिल सिब्बल ने उसी लेफ्ट लिबरल की सोच को रखा जो पूर्वोत्तर को भारत से एक अलग हिस्से के रूप में देखता है। इनका मकसद ही नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग दिखाना है। कांग्रेस पार्टी की भी यही सोच रही है, जिसकी वजह से उसने आजादी के बाद से पूर्वोत्तर भारत को उपेक्षित रखा है। जबकि सच्चाई यह है कि महाभारत के वक्त से और बल्कि उससे पहले से असम भारत का अभिन्न अंग रहा है और अब नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर को अपना पुराना गौरव मिलना भी शुरू हुआ है और वहां विकास की नई बयार भी बह रही है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा है कि पलायन को रोका नहीं जा सकता। अगर आप असम के इतिहास को देखें तो आपको समझ आएगा कि कौन कब आया, इसका पता लगाना असंभव है। असम असल में म्यांमार का हिस्सा था। साल 1824 में जब ब्रिटिश ने लड़ाई जीती तो संधि के तहत असम पर ब्रिटिश शासन का राज हो गया था। ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब मणिपुर में अवैध प्रवासियों का मुद्दा हिंसा का कारण बन रहा है। मणिपुर में कुर्की और मैतेई जनजातियों के बीच जातीय हिंसा चल रही है। कुकी जनजाति को माना जाता है कि वो म्यांमार से पलायन करके मणिपुर आए हैं। कुकी जनजाति मणिपुर में अलग प्रशासन की मांग कर रही है। कुकी जनजाति मिजोरम में बहुमत में है। मणिपुर में हिंसा के बाद भी बड़ी संख्या में कुकी जनजाति को लोग पलायन करके मिजोरम पहुंच रहे हैं। कपिल सिब्बल के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार भी किया है। असम सीएम ने कहा है कि जिन्हें असम के इतिहास की जानकारी नहीं है उन्हें नहीं बोलना चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। दोनों के बीच लड़ाइयां हुई और यही इनके बीच रिश्ता था। इसके अलावा मैंने ऐसा कोई डाटा नहीं देखा जिसमें बताया गया हो कि असम म्यांमार का हिस्सा था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में केस लड़ा। दरअसल सिब्बल ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में भी मुस्लिम पक्ष का केस लड़ा था। सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले की सुनवाई 2019 तक टाल दी जाए। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए भी ये दलील दी थी, लेकिन सिब्बल की दलीलें काम नहीं आई। इसे लेकर भाजपा आज भी सिब्बल और कांग्रेस को निशाने पर लेती है।
देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी। दरअसल देशद्रोह मामले में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता की तरफ से केस लड़ा था। इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा था। मेहता की तरफ से मामले को कुछ दिनों तक आगे बढ़ाने की मांग हुई, जिसका सिब्बल ने सख्त विरोध किया था। सिब्बल ने अदालत से कहा था कि सरकार की मांग पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। न्यायपालिका को इस कानून की संवैधानिकता को जांचना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से कानून की पूरी पड़ताल किए जाने तक इस पर रोक लगाने का आदेश भी दिया था। सीए एनआरसी मामले में केस लड़ा। कपिल सिब्बल ने सीए एनआरसी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। सीए के खिलाफ 18 दिसंबर 2019 को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद के साथ कुछ बाकी वकीलों ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी थी। इन्होंने तत्कालीन सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत से मामले की सुनवाई होने तक इस कानून पर रोक लगाने की मांग भी की थी। सिब्बल ने दलील दी थी कि अदालत एक अंतरिम आदेश पारित करके सीए कानून लागू किए जाने को कुछ महीनों के लिए टाल दे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हुई धर्म संसद हेट स्पीच मामले में भी कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी की थी। सिब्बल ने कहा था कि ऐसी धर्म संसद अब हर जगह हो रही है। ये हिमाचल की ऊना में हुई है और यहाँ जो कुछ कहा गया उसे सबके बीच पढ़ा नहीं जा सकता। इस पर बेंच ने हिमाचल सरकार को जरूरी कदम उठाने और हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया था। 3 तलाक का विरोध और हिजाब मामले की पैरवी। दरअसल सिब्बल ने 3 तलाक पर भी सरकार के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुकदमा लड़ा था। सिब्बल ने दलील दी थी कि 3 तलाक पर बैन लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए 3 तलाक पर रोक लगा दी थी। कपिल सिब्बल ने कर्नाटक हिजाब मामले में भी एक याचिकाकर्ता का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। सीजेआई ने कहा था कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है, इसलिए वहां पहले सुनवाई पूरी होनी चाहिए। सिब्बल ने स्कूलों में हिजाब को बैन किए जाने के खिलाफ सुनवाई का मामला पुरजोर तरीके से शीर्ष अदालत में उठाया था। हालांकि सीजेआई ने इस पर तब तक सुनवाई से इनकार कर दिया था। आजम खान और लालू यादव को दिलाई जमानत। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के साथ ही कई मामलों में भी फंसे सपा नेता आजम खान को मई 2022 में जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल की खास भूमिका रही। सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की पैरवी की थी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी, जिसे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और बेला एम. त्रिवेदी ने मान लिया था। आजम कई मामलों में फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद थे। चारा घोटाला केस में आरोपी आरजेडी के लालू यादव को भी कपिल सिब्बल ने ही हाईकोर्ट से जमानत दिलाई। लालू लंबे वक्त तक जेल में रहे। सिब्बल की पैरवी ने उन्हें जेल से रिहाई में मदद दिलाई। कपिल सिब्बल लालू के लिए तारणहार साबित हुए। सिब्बल ने दस्तावेजी सबूत के दम पर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में अब तक 42 महीने जेल में बिताए। हार से बौखलाई कांग्रेस ने रचा नैरेटिव। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में मिली जीत के बाद कांग्रेस एक बार फिर नया नैरेटिव कर रही है। 4 राज्यों में हार से बौखलाए कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि देश के दक्षिणी और उत्तरी भाग के बीच सीमा रेखा गहरी और स्पष्ट हो रही है। विवाद बढ़ने के बाद चक्रवर्ती अपना पोस्ट डिलीट करके भाग गए। वो पार्टी की इकाई अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रमुख हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ये नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि हिंदी भाषी इलाके के लोगों की सोच सांप्रदायिकता और जातिवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है, जबकि दक्षिण के लोग राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा सचेत और प्रगतिशील और परिपक्व हैं। कांग्रेस के एक और नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी नॉर्थ साउथ का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव में बिहारी जीन है। उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है, केसीआर का डीएनए बिहार का है, वो बिहार के रहने वाले हैं। केसीआर की जाति कुर्मी है, वो बिहार से विजयनगरम और वहां से तेलंगाना आए। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है।
यानी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो वो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों में लग जाते हैं और उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाते। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के ये बेतुके मुद्दे आखिर कब तक उनको राजनीति में स्थापित करते हुए रखते हैं। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।